अपने 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जम्मू कश्मीर में जारी कर दी है और जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिहाज से अगर बात की जाए तो नामांकन का कल आखिरी दिन है। तो ऐसे में पहले दौर के लिहाज से सरगर्मियां और ज्यादा तेज हो गई है। साथ ही आपको बताएंगे कि बाढ़ और बारिश की वजह से गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में क्या है इस वक्त के हालात, दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने किया 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पीएम नरेंद्र मोदी स्वयं संभालेंगे प्रचार की कमान। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों के नाम स्टार प्रचारकों के रूप में शामिल। कल पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। 5 नए जिलों के नाम की घोषणा के साथ लद्दाख के जिलों की संख्या बढ़कर होगी 7। प्रधानमंत्री ने बताया बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में अहम कदम। गृह मंत्री ने कहा मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अवसर पैदा करने के लिए है प्रतिबद्ध। दूसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। रणनीतिक साझेदारी को और अधिक उन्नत और व्यापक बनाने पर हुआ विचार विमर्श। आर्थिक संबंधों की मजबूती के साथ साथ साझा विकास और समृद्धि की जताई गई प्रतिबद्धता। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी का देश भर में स्वागत। कर्मचारियों ने बताया सामाजिक सुरक्षा के लिए अहम कदम। यूपीएस को लेकर कांग्रेस के रवैये पर भाजपा का निशाना। कहा कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का कल से नवन्ना अभियान। प्रदर्शन को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन के रवैये पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का निशाना। कहा आंदोलन को दबाकर बार बार डर का माहौल बनाने की है कोशिश। गुजरात और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से हालात की ली जानकारी। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। कान्हा की भक्ति में सराबोर, मथुरा, वृंदावन, द्वारका समेत सभी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। रात 12 बजे लड्डू गोपाल के जन्म लेने का भक्तों को बेसब्री से इंतजार। बलूचिस्तान में बड़े आतंकी हमले में 39 लोगों की गई जान। बंदूकधारियों ने वाहनों से उतारकर गोलियों से भूना। आईडी चेक कर बनाया गया निशाना। कई गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर हमले का किया दावा। इस हमले में अभी तक 60 लोगों के मारे जाने की खबर बलूचिस्तान से आ रही है। ये संख्या लगातार बढ़ती दिखाई पड़ रही है। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और सबसे पहले बात करते हैं आगामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लिए आज भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। बीजेपी ने पहले 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन उसे वापस लेकर बाद में संशोधित 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। अन्य दलों में भी अपने उम्मीदवारों के नामों को तय करना शुरू कर दिया है। तो उधर हरियाणा में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी दल वहां भी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। भाजपा के 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। भाजपा ने की 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के होंगे स्टार प्रचारक।
अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 16 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के बाद उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया गया। इसी बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ भी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव के पहले चरण के तहत 18 सितंबर, दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर और तीसरे और आखिरी चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। ये विधानसभा चुनाव अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए सरकार चुनने का मंच तैयार करेगा। हमारे संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं की मैं तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ और मेरे किश्तवाड़ के लोग जो हमेशा हर कदम पे 2018 के बाद हमारे साथ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों की तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है ये किश्तवाड़ के लोग मेरा सर झुकने नहीं देंगे। फिर एक बार उन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया और शोपियान के आवाम को मैंडेट दिया है। ये मैंडेट जो मेरा है ये पूरे शोपियान के लोगों का मैंडेट है। नरेंद्र मोदी साहब ने जो हम पे विश्वास किया है और इंशाअल्लाह रहमान शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीत पता करेंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सत्ता हासिल करने के लिए जोर लगा रही भाजपा ने सोमवार को कुरुक्षेत्र के पीपली में दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया। इसके जरिए भाजपा की कोशिश राज्य के 21% दलित मतदाताओं तक पहुंचने की है। दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, अर्जुन राम मेघवाल और दुष्यंत कुमार गौतम समेत पूर्व सांसद अशोक तंवर, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल ने शिरकत की। विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए दलों को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। चुनाव की तिथि को लेकर के लगातार 4 छुट्टियां आगे पीछे पड़ रही हैं। बहुत बड़ा ये विषय है कि बहुत से लोग वोट के महत्व को कम समझते हुए घूमने निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो हमने यही कहा कि वोट परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये हरियाणा का एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता है यहाँ के श्री नायब सिंह सैनी, उनके नेतृत्व में चुनाव करा करके और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। चुनाव आयोग ने हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान की तारीख घोषित की है। भारतीय जनता पार्टी समेत कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने तारीख को बदलने की मांग की है। भाजपा और INLD इस मांग को लेकर चुनाव आयोग को पत्र भी लिख चुके हैं। पार्टियों ने अपने पत्र में छुट्टियों का जिक्र कर मतदान की तारीख बदलने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आज की और महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराते हैं। बात लद्दाख की करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 नए जिले बनाने की आज घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी साझा करते हुए इसे प्रशासनिक क्षमता में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। तो PM मोदी ने लद्दाख के लोगों को इस फैसले पर बधाई दी है।
लद्दाख के लोग इसकी मांग लंबे समय से कर रहे थे, जिसके बाद मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों में भी खुशी की लहर है। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का बड़ा फैसला लिया है। इलाके के लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे, जिसको मोदी सरकार ने पूरा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के दृष्टिकोण के तहत गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग हर कोने में शासन को मजबूत करके लोगों को मिलने वाले लाभों को उनके दरवाजे तक ले जाएंगे। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए वृहद अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग पर अब अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे सेवाएं और अवसर लोगों के और भी करीब आएंगे। वहां के लोगों को बधाई। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। अमित शाह जी और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं लद्दाख के लोगों की तरफ से कि उन्होंने लद्दाख के लिए ऐसे जिलों की घोषणा की। ये बहुत पुरानी मांग थी, खासकर जांस्कर क्षेत्र की। 2019 में उनके साथ वादा किया गया था कि जिला बनाया जाएगा। नए गठित जिलों के फैसले से पहले भी मोदी सरकार कई बड़े कदम उठाकर लद्दाख की विकास को तेजी दे रही है। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले 2015 में पीएम पैकेज के तहत लद्दाख को 9 बड़ी परियोजनाओं के लिए 21,441 करोड़ का पैकेज मिला था। लद्दाख को ऊर्जा निर्माण में आत्मनिर्भर बनाया गया है, जिसके तहत पनबिजली परियोजनाओं से लेकर ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने और सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण का काम किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से लद्दाख के बजट को बढ़ाकर प्रति वर्ष करीब 6,000 करोड़ रुपए किया गया है, तो 750 किलोमीटर की नई सड़कों का जाल बिछाया गया है। साथ ही 30 हेलीपैड और 2 हैंगर के निर्माण से पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। 10 नए टूरिस्ट सर्किट का विकास और 5 नए ट्रैकिंग रूट खोले गए हैं। तो वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। ढांचागत विकास से लेकर कृषि पर भी मोदी सरकार ने लद्दाख में तेजी से काम किया है, जिसका फायदा इलाके के लोगों को मिल रहा है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के बाद अब लद्दाख के लिए आने वाला यह फैसला प्रशासनिक रूप से राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मोदी सरकार का आज का बड़ा फैसला, कुछ तथ्यों के साथ आपको रूबरू कराते हैं वीडियो वॉल के माध्यम से कि आखिर कैसे इस फैसले के मायने हैं कि लद्दाख को इसका क्या फायदा मिलेगा। लद्दाख में बने 5 नए जिले। लद्दाख में पहले 2 जिले कारगिल और लेह थे, अब इनकी संख्या बढ़ के 7 हो जाएगी। लद्दाख में बनाए गए 5 नए जिले और अब बढ़कर 7 जिले हो गए हैं, यानी प्रशासनिक क्षमता बढ़ती हुई नजर आएगी। नए जिले जिसमें जांस्कर है, द्रास है, शाम है, नुब्रा है, चांगथांग, ये 5 नए जिलों का निर्माण का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो हम जानते हैं कि 2019 में किस प्रकार से 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था। छोटे जिलों से जिला मुख्यालय तक पहुंच आसान होगी, यानी कि जो भौगोलिक ज्योग्राफिकली एक तरीके से ज्यादा लंबा इलाका है उसमें एक तरीके से कमी आएगी जिलों के सीमांकन और मूल्यांकन के आधार पर। सरकार की पहुंच भी गांव-गांव तक संभव होगी, क्योंकि जिला मुख्यालय बाकी गांव तक कहीं ना कहीं पास पहुंचेगा जब ज्यादा जिले होंगे। ऐसे में नए जिले बनने से स्वायत्त परिषद को अधिक अधिकार मिलने की भी संभावना है, जिसकी मांग भी लगातार की जा रही थी। तो ये भी अपने आप में लोगों को स्थानीय स्तर पर जोड़ने के लिहाज से फायदेमंद होगा। तो इसके साथ अगर नए जिले बनने से प्रशासनिक प्रक्रिया आसान बनती नजर आएगी, यानी कि लोगों की सरकार तक और सरकार की लोगों तक पहुंच सुगम होगी। गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को एक समिति बनाने के निर्देश दिए हैं और इसके माध्यम से 3 महीने में एक रिपोर्ट भी मांगी गई है। और वो समिति क्या
कुछ काम करेगी वो भी समझना बड़ा जरूरी है। मुख्यालय हो यानी जिला मुख्यालय कहाँ पे होगा, सीमाएं जिले की क्या होंगी, संरचना किस प्रकार की होगी जिले की, और जो नए पद सृजित होंगे, तो ऐसे तमाम जो विषय हैं उस पर जो समिति बनेगी वो फैसला करेगी। योजनाएं और निधियों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलती नजर आएगी 5 नए जिले बनने के बाद में, यानी कि जिलों का आकार जब छोटा होगा तो नए जिलों के निर्माण से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जब जिले बनेंगे तो नए पद सृजित होंगे और स्थानीय लोगों को उसका रोजगार का फायदा भी मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर की जाए तो रणनीतिक रूप से भी सीमावर्ती इलाके, क्योंकि लद्दाख हम जानते हैं पाकिस्तान और चीन के साथ में लगता इलाका है, तो उस लिहाज से भी अपने आप में काफी फायदेमंद है, हमारी रक्षा सुरक्षा और हमारी रणनीतिक पहुंच के लिहाज से भी। तो ये अपने आप में जो 5 जिले बनेंगे वो अपने आप में बताता है कि कैसे वो बड़ी बात है। और जो 5 नए जिले हैं उसमें जो एक पहला जिला है वो जांस्कर है। अगर उसके बारे में बात की जाए तो क्या खासियत है वहाँ की, तो ये प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। यहाँ पर एक तरीके से लगातार बौद्ध लोग जाया करते हैं, उसके लिहाज से एक बड़ी जगह है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर जांस्कर स्थित है। मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो कारगिल का उप जिला मौजूदा समय में है, जिसको जिला बनाने की बात की जा रही है। ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से तमाम जिलों का फायदा होगा। द्रास की बात की जाए, जो नया जिला बनेगा वो कारगिल का हिल स्टेशन कहलाता है और अपने आप में बहुत प्रसिद्ध जगह के तौर पर भी जाना जाता है। द्रास की बात की जाए, ट्रैकिंग मार्गों के लिए द्रास प्रसिद्ध है। हम जानते हैं करगिल की लड़ाई भी वहां पे हुई तो उसके बाद में वो विकास भी वहां देखने को मिला, ताकि बड़ी संख्या में लोग जाया करते हैं। जो जिला दर्रा और कारगिल के बीच एक तरीके से ये स्थित है, NH1 के पास में इसका मौजूदगी है द्रास की, और ये अपने आप में पहुंच के लिहाज से सुगम होगा। लद्दाख का प्रवेश द्वार भी द्रास कहलाता है और ये जिला अपने आप में इस तरीके से भी जाना जाएगा। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर द्रास स्थित है और ऐसे में वहां की जो भौगोलिक संरचना है वो भी अपने आप में एक अलग तरीके की चुनौती पेश करती है। तो ये हमने द्रास का जिक्र किया। इसी तरीके से हम बात करें, द्रास में सबसे ठंडे स्थानों में से एक है और अपने आप में दुनिया के जो भारत का जो सबसे ठंडे स्थान है उनमें से एक जगह द्रास है और खासतौर से सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज्यादा माइनस तक टेम्परेचर जाता नजर आता है। द्रास के बाद अगर बात करें नुब्रा जिले की, तो लद्दाख का सबसे ऊपरी भाग है। जल्दी से हम तथ्यों को आगे बढ़ाते हैं और ये नुब्रा जिले की बात है तो लद्दाख का सबसे ऊपरी उत्तरी भाग का इलाका है। और ऐसे में अगले तथ्य की बात करें, लद्दाख का बाग के तौर पे प्रसिद्ध है। वहां का ये बाग कहलाता है, ऑर्चिड के तरीके से एक तरीके से नुब्रा को कहा जाता है। तिब्बत कश्मीर के बीच एक तरीके से ये स्थित है। भौगोलिक अगर उसकी मौजूदगी को देखा जाए तो ये नुब्रा के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। इसी तरीके से हम चांगथांग का जिक्र करें तो चांगथांग का अर्थ पूर्वी समतल भूमि होता है, जो कि स्थानीय भाषा में होता है। तो एक तरीके से उसको भी अब जिले के तौर पे मान्यता मिलेगी। चीनी सीमा पर लेह के पूर्व में इसकी मौजूदगी यानी स्थिति है। ऐसे में चांगथांग जिले की जो भौगोलिक स्थिति है हम उसका जिक्र कर रहे हैं। खाना बदोशों की भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है लंबे समय तक इस प्रकार की, क्योंकि बहुत दुर्गम चुनौतियां रही हैं। तो ऐसे में वहां पर इस प्रकार की एक मान्यताओं के आधार पर वहां पर इसको माना जाता है। लगभग 14,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये चांगथांग जगह अपने आप में बहुत ऊंचे स्थान पे है। यहां पर भी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, खास करके ठंड के समय में। दुनिया के सबसे ऊंचे पठार के तौर पर इसकी गिनती होती है, क्योंकि यहाँ पे सूखे पहाड़ है, पठार जैसी स्थिति है और सबसे ऊंचे पठार के तौर पर इसकी मौजूदगी है। और इस पठार के बीच में कई दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची झीलें भी मौजूद हैं। तो इस लिहाज से दुनिया के सबसे ऊंचाई पे मौजूद झीलों के पठार के तौर पर भी इसकी मौजूदगी चांगथांग में मानी जाती है। और इसके बाद अगर बात करें शाम जिले की, तो खुबानी घाटी के रूप में इसकी जो आमतौर पर प्रसिद्धि है वो जानी जाती है। शाम के लिहाज से अगर बात करें, जो कि नया जिला बनने जा रहा है, नुब्रा घाटी के पश्चिम में शाम स्थित है, जहां पर इसकी मौजूदगी हम उसका हम जिक्र कर रहे हैं शाम का। और सिंधु नदी का जो निचला इलाका है, जहां से सिंधु नदी नीचे की ओर आती है, उसके इर्द गिर्द इसकी एक तरीके से वहां पे बसावट है, मौजूदगी है शाम की। और पश्चिम लद्दाख का सबसे अधिक आबादी वाले इलाके के तौर पे ये जाना जाता है। लद्दाख में जहां ज्यादा आबादी, उनमें से पश्चिम लद्दाख का सबसे अधिक आबादी वाला इलाका शाम माना जाता है। कृषि का केंद्र के तौर पर भी इसको माना जाता है। तो ये अपने आप में वहां की उन 5 जिलों की कुछ खासियत का भी है। हमने जिक्र किया कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके आधार पर इसका हम जिक्र करते हैं। लेकिन 5 जिलों को बनाने का फायदा और किस तरीके से ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है, इस विषय पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा विशेष भी कि लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का जो फैसला है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। हम अपने विशेष का जिक्र करते हैं और इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके फायदे किस तरीके से लद्दाख और वहां के आसपास के लोगों को मिलते नजर आएंगे। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी कि लद्दाख में गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला और लद्दाख में बनेंगे 5
जिले, तो ये अपने आप में गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। और इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा जी सेवानिवृत्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। सर, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि लद्दाख में 5 जिले बनाने का जो फैसला है, कैसे पूरे लद्दाख को फायदा देता नजर आएगा? पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके इस फैसले के लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनकी जो अनुकंपा है, उनका जो विशेष एक सोच है लद्दाख के लिए, वो इसको दर्शित करता है। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से देखा और 5 नए हमारे लिए ये जिले बन गए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब मैंने माननीय गृह मंत्री जी को ये प्रस्तुति की थी कि हमारे लिए जिलों की ज़रूरत है, तो वो उसके पीछे मेरा यहाँ पर 18 महीने का अनुभव था। 18 महीने तक मैंने ये देखा कि हाँ क्या है, कैसे हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसे और मजबूत हो सकती है। खास तौर से जो हमारे अवाम है, उनको जब चांगथांग से न्यूमा से चलना पड़ता है और लेह तक आना पड़ता है, तो कितना उनका टाइम जाता है। और DC से मिलने के लिए ये कठिनाइयाँ हमने देखी। फिर मैंने देखा कि ये ऊंची पहाड़ियाँ हैं, दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, चलने में भी दिक्कत है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर जो क्लाइमेट वो इतनी हार्श है जी। हम 5 महीने काम कर पाते हैं, 5 महीने निकल पाते हैं, फिर बर्फ आती है, फिर हम निकल नहीं पाते हैं। तो उसमें विकास के काम कैसे ठीक होंगे? हम गांव की ओर चलो गांव की ओर, इसको हम करना चाहते हैं। हमारे पास 2 ही जिले हैं और हमारे पास एरिया इतना बड़ा है, 65,146 स्क्वायर किलोमीटर, तो हम उसको कैसे करें? ये बातें हमारे दिमाग में थी और इस पर मैंने बहुत ही मनन किया। मनन करके मैंने माननीय गृह मंत्री जी को प्रस्तुति किया और मुझे इतना हर्ष है कहते हुए कि उन्होंने हमारी बात को पूरा सुना। मैंने जो तर्क दिए उसको उन्होंने सुना और जो मैंने व्यवस्थाओं के बारे में बताया उसको उन्होंने सुना। आज जब ये 5 जिले बने हैं तो किसी को भी यहाँ उम्मीद नहीं थी कि 5 जिले एक साथ बना दिए जाएंगे लद्दाख में। जी। कोई सोचता था कि 1 बन जाएगा कहीं, कोई सोचता था 1 और बन जाएगा, 2 के बियॉन्ड कोई सोचता नहीं था। लेकिन मैं इस बात को मैंने समझा कि अगर विकास होना है तो यही सरकार है, यही हमारे 2 लीडर हैं जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, जो इसको कर सकते हैं, जो सक्षम हैं, जो बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं जी। उसका यह रिजल्ट है कि आज हमको 5 नए जिले मिले हैं और इन 5 नए जिलों का मैं जो सीमा दी गई है उसकी स्टडी का, उसके बाईलॉज, रूल्स, स्ट्रक्चर, यह सब बनाने का मैं उसके भीतर ही कर दूंगा जी। सर, जिससे कि शुरुआत हो जाए। जी जी। सर, क्योंकि एक कमेटी बनाने का बात इसमें आई है, आपके प्रशासन के माध्यम से इस पे तय होना है, तो कमेटी का आकार किस तरीके से होगा और संभवतः 3 महीने का समय है, किस तरीके से अब ये बात जो है, जो फैसला है, ये जमीन पे उतरता नजर आएगा हमको? ऐसा है जी कि कमेटी का स्ट्रक्चर तो हमको भी अभी इसके और डिटेल में जाना पड़ेगा। मैं ऐसी सक्षम कमेटी बनाऊंगा, मार्गदर्शन मैं माननीय गृह मंत्रालय से ले लूंगा, लेकिन ऐसी सक्षम कमेटी बनाऊंगा जो कि हर पहलू को देखे, उसमें जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है स्टाफिंग का, उस पर जाए और उसी के साथ साथ टाइमली के साथ साथ वो ऐसे व्यवस्थाएं करे जहां पर जो जनता के लिए, आवाम के लिए, प्रोग्रेस के लिए
सहूलियत के लिए, युवा के लिए, नौकरी के लिए, इन सब के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए हम प्रोविजन करें कि उसके लिए डिपार्टमेंट्स होंगे, उसके लिए अफसर साहिबान होंगे, उसके लिए स्टाफ होगा, जिससे कि वो काम आगे बढ़ता रहे और तेज गति से। जी सर, और इसी के साथ साथ मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि उसमें जितना भी है एक न्यूट्रलिटी रहे। न्यूट्रलिटी इसलिए रहे कि हम सिर्फ उसके हम फायदे को देखें कि आगे आने वाली पीढ़ी को क्या फायदा होगा और उस बेसिस पर हम काम करें। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे। जी सर, प्रशासनिक रूप से बहुत फायदा होगा जब हम जिलों की सीमाओं को छोटा करते हैं, ये एक सैद्धांतिक बात है। जो लोग लद्दाख के तमाम लोग जिस वक्त आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे इन ज्यादा जिलों के बनने के बाद सरकार की जनता तक और जनता की सरकार तक पहुंच आसान हो पाएगी? मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से मैं यहाँ पर आया, मुझे अब आज 19 महीने हो गए हैं। मैं जिस दिन से आया उस दिन से मैंने यही देखा कि मैं आवाम के लिए क्या कर सकता हूं। मैंने अपना दरवाजा खोल दिया कि कोई भी व्यक्ति हमको हमारे ऑफिस में आके मिल सकता है। सिर्फ आने के पहले वो अपना नाम और टेलीफोन नंबर और पता लिखा दे। एक दूसरा, मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि वो जिस दिन भी ऑफिस में बैठते हैं और जब बैठते हैं तो वो 12 बजे के बाद हर आदमी से मिलेंगे जो भी उनके ऑफिस में आएगा, छोटा बड़ा कोई भी हो। फिर मैंने ये कहा कि मेरा लक्ष्य है कि मैं लद्दाख को करप्शन फ्री और डिले फ्री बनाऊं और उस पर काफी सुधार हुआ है। मैंने यहां तक किया कि अधिकारी लोग, हमारी लेह की जो मार्केट है उसमें सड़कें कम चौड़ी हैं, तो सभी अधिकारी सायरन बजा के जाते थे। तो होता क्या था कि जो आदमी अपने दुकान से निकला वो भी हटे, सायरन आ गया। जो वहां पर पर्यटक आया, सायरन आ गया, वो भी हटे। जी। तो एक मैंने यह समझा कि भाई ये तो वीआईपी कल्चर यहाँ नहीं ठीक है। जी। मैंने पहले दिन अपना सायरन बंद कराया अपने मोटरकेड में। जी। और मैंने यह कहा कि सायरन बजेगा नहीं, सिर्फ 2 कंडीशन में सायरन बजेगा, एक तो एम्बुलेंस के लिए और एक फायर टेंडर के लिए। तो ये ओरिएंटेशन जो है जी, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के सहूलियत के लिए, लोगों के आवाम के फायदे के लिए जी, ये अप्रोच जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत बेहतर तो अप्रोच इसका। जी कि इस मैं ये कहूंगा आवाम से कि वो जो नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं उसका फायदा उठाएं। और ये भी करूंगा मैं कि जो डिस्ट्रिक्ट का डीसी है वो एसडीओ के ऑफिस में 1 दिन बैठे बाहर, जहां एसडीओ के ऑफिस हैं, अपना हेडक्वार्टर छोड़ के वहां भी बैठे। ठीक है सर, एक चीज आवाम को उसका फायदा होगा। सर एक चीज और, क्योंकि लद्दाख की बात की जाए तो भौगोलिक तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ में सीमाएं लगती हैं यहाँ पर, तो रणनीतिक रूप से भी इस फैसले को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आपने भी एक लंबा अनुभव उस तरीके का भी आपका रहा है, उस नजरिए से अगर आप कुछ बात साझा करना चाहें तो। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 से प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जी, तब से भारत की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि रही है। उन्होंने जो काम करके दिखाए वो काम कोई सोच भी नहीं सकता था पहले हमारे 70 साल के इतिहास में। आज के दिन में हमारा पड़ोसी यह नहीं समझता है कि हम कमजोर देश हैं। वो समझते हैं कि हमारा जो लीडर है माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो स्ट्रांग आदमी है, वो स्टैंड लेगा, हटेगा नहीं। और यह भावना जवान के नीचे तक, जवान के दिमाग में आई है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर हमको सपोर्ट करेगा जी, वो दृढ़ है, सुरक्षा के बारे में बात करता है। तो उसी के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, पहले की सरकारें थी कहती इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर मत डेवलप करो नहीं दुश्मन आ जाएगा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो जिससे हम आगे जाएं, तेज आगे जाएं। यह परसेप्शन का यह जो एक
बहुत बड़ा फर्क है। इस परसेप्शन के फर्क से ही एक जो बैटल विनिंग फैक्टर होता है मोरल, वो आता है जी। और जब मोरल आता है और पूरा सपोर्ट है, आधुनिक हथियार हमारे यहाँ बना रहे हैं, मोदी जी ने डायरेक्शन दिया है। हर दिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि आज हमने 20 काट दिए इंपोर्ट के, अब यही बनेगा जी। फिर कहते हैं आज 30 काट दिए, अब यही बनेगा। तो उसका आप इम्पैक्ट देखें नेशनल सिक्योरिटी पर, नेशनल इकोनॉमी पर, बिल्कुल उसका जी बिल्कुल एक मोरल बूस्टअप भी नजर आ रहा है और रक्षा सुरक्षा के मोर्चे पे एक संबल भी मिलता है। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए और इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। बहुत बड़ा फैसला था। लद्दाख के उपराज्यपाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए, तो निश्चित तौर से इस फैसले से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ये भी अपने आप में स्थानीय लोगों को फायदेमंद होता नजर आएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय ISMR की बैठक में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। सिंगापुर की ओर से उप प्रधानमंत्री गण किम योंग, वित्त मंत्री विवियन वाला, गृह एवं विधि मंत्री के षणमुगम, डिजिटल विकास एवं सूचना मंत्री जोसफीन टियो, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर टैन सी लैंग और परिवहन मंत्री ची होंग टैट बैठक में शामिल हुए। बैठक में डिजिटल, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी और उन्नत विनिर्माण में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। और अब बात यूपीएस की करते हैं, क्योंकि बीते दिनों सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो पेंशन की स्कीम की घोषणा की थी, उसके बाद से लगातार देश भर में खासतौर से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की एक लहर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उनके पास में अब 2 विकल्प हैं, एनपीएस और यूपीएस को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मसले पर, या कहा जाए मोदी सरकार के इस फैसले पर, विपक्षी दल या विपक्षी जो पार्टियां हैं वो कई प्रकार के सवाल खड़े कर रहे हैं। राजनीतिक तरीके से उसमें सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है। सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि ये पूरा मामला राजनीति से हटकर है और सरकार की मंशा सीधे तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने की, और जिस प्रकार का भी भ्रम, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैलाया जा रहा है, वो पूरी तरीके से निराधार है। किसी भी कर्मचारी को इससे नुकसान नहीं, बल्कि सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। भारत सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस के रूप में मोदी सरकार की इस सौगात का सभी विभागों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। यूपीएस की एक जो मैंने पहले सबसे मेन फीचर है कि 50% उनका बेसिक का पेंशन निर्धारित हो जाएगा, एंड सेकेंडली मिनिमम एश्योर्ड जो पेंशन है वो 10,000 कर दी है गवर्नमेंट ने, एंड फैमिली पेंशन है जो 60% कर दिया गया है। और इसके साथ में ये जो पेंशन है ये इन्फ्लेशन लिंक्ड कर दिया गया है कि जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे से बढ़ेगा तो उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। तो ये 4th इसका बेनिफिट दिया गया है। ये जो यूपीएस है, जो रिटायरीज़ मानिए 2004 जब एनपीएस शुरू हुआ था और 2025 के बीच में भी रिटायर किए हैं, उनको भी ये ऑप्शन दिया जाएगा। और
जो अरियर्स हैं अगर होते हैं पास पीरियड के, तो वो विद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पीपीएफ में रहता है उस इंटरेस्ट पे दिए जाएंगे। सरकार के फैसले को राजस्थान के बीकानेर के कर्मचारियों ने भी बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय बताया है। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए जो नई पेंशन स्कीम यूपीएस नाम से चालू की गई है, वह एनपीएस की तुलना में काफ़ी अच्छी है। एक सकारात्मक कदम के रूप में हम देखते हैं और लगातार प्रयासों के बाद इस तरह की घोषणा से कर्मचारियों के बीच एक आशा तो जगी है। ये योजना जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सौगात लेकर आई है, वहीं सियासी गलियारों में इस पेंशन स्कीम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरों को नकारते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों को अब 25 वर्ष की सेवा समाप्त करने के बाद 50% की पेंशन और 60% फैमिली पेंशन की सुविधा मिलेगी। साथ ही महंगाई भत्ते का लाभ भी यूपीएस योजना में मिलता रहेगा। इसके साथ ही मौजूदा एनपीएस और यूपीएस में चुनने का विकल्प भी कर्मचारियों को दिया गया है। अगर कर्मचारी की नौकरी 25 साल से कम है तो उस स्थिति में प्रोरेटा आधार पर पेंशन दी जाएगी। सरकार इस पूरी प्रक्रिया के लिए 2 तरह के फंड बनाने जा रही है। पहला फंड होगा व्यक्तिगत पेंशन फंड और दूसरा होगा सरकारी कॉर्प्स। व्यक्तिगत फंड में कर्मचारी और सरकार का 10-10% का योगदान होगा। सरकारी कॉर्प्स में 8.5% का योगदान सरकार अपनी ओर से करेगी, जिसका इस्तेमाल कर्मचारियों की 50% पेंशन में किसी भी तरह की कमी की भरपाई के लिए किया जाएगा। व्यक्तिगत फंड में कर्मचारियों को अपना निवेश विकल्प चुनने का अधिकार होगा और 60% कॉर्प्स निकालने की भी सुविधा दी जाएगी। जिस अनुपात में कॉर्प्स निकाला जाएगा, उसी अनुपात में पेंशन में कमी हो जाएगी। ध्यान रहे कि इस तरह की सुविधा ओल्ड पेंशन स्कीम में भी मौजूद है। व्यक्तिगत पेंशन फंड में अगर कर्मचारी को 50% पेंशन से ज्यादा रिटर्न मिलता है तो ये कर्मचारी का ही होगा। वहीं यूपीएस लागू करने को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल खड़े किए हैं। भाजपा ने यूपीएस को कांग्रेस शासित प्रदेशों में लागू न करने को लेकर भी जमकर घेरा है। 2003 में सब लोगों ने तय किया था देश में, और सारे राज्यों में हुआ था। ऐसा थोड़ी ना कि भाजपा राज्यों में एक ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम आई। अब एक मांग थी इसमें सुधार होना चाहिए, तो मोदी जी की सरकार ने आकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी करती तो कुछ नहीं है, आरोप लगाती है। यूपीएस को लेकर राजनीति का प्रयास करती कांग्रेस के अंदर ही इस मुद्दे पर मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। जहां एक और यूपीएस के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आपत्तिजनक टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती का यूनिफाइड पेंशन स्कीम का खुलकर समर्थन करना और यूपीएस को एक विवेकपूर्ण और स्वागत योग्य कदम बताना कांग्रेस की आपसी कलह की कलई को खोलता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक 27 अगस्त को सुबह 11:30 बजे बुलाई गई है। यह बैठक कैबिनेट सेक्रेटरीट में आयोजित की जाएगी। टास्क फोर्स में तमाम देश के बड़े डॉक्टर्स को शामिल किया गया है। बैठक में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी बात रखेंगे। वहीं कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में छात्रों का प्रदर्शन होने वाला है। इस बीच केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल पुलिस से पूछा है कि छात्रों के गैर राजनीतिक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बाधा डालने की क्यों कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि वो इस प्रदर्शन में छात्रों के साथ है। काल बंगाल के छात्र समाज एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, वो डेमोक्रेटिक वे में करेगा, तो उसमें कि बाधा देने की क्या बात है। और आंदोलन का परमिशन कब होता है? हमने तो कभी नहीं देखा कि आंदोलन का परमिशन होता है, तो इंटीमेशन देना पड़ता है। तो जो छात्र समाज, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोज आर अरेंजिंग दिस डेमोन्स्ट्रेशन, दे हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म थ्रू द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आपको इंटीमेशन है। देखिए, बीजेपी पहले से ही बोल चुकी है कि बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, हमारा आंदोलन नहीं है, लेकिन इस तरीके का डेमोक्रेटिक शांतिपूर्ण जो भी आंदोलन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि ऐसे किसी भी आंदोलन को कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, ऐसे हर आंदोलन को, कोई भी पार्टी का भी आंदोलन हो, उसको बीजेपी का सपोर्ट है।
और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुसार केंद्र सरकार जन शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका लक्ष्य शिकायत निवारण तंत्र को समयबद्ध, सुलभ और सार्थक बनाना है। ये दिशा निर्देश नागरिकों को सशक्त बनाने, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, उनमें अधिक स्पष्टता लाने और सार्वजनिक शिकायतों के निवारण पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों का हिस्सा है। सरकार ने लोक शिकायतों के निपटान के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में एकीकृत उपयोगकर्ता अनुकूल शिकायत निवारण मंच का प्रावधान किया गया है। CPGRAMS www.pgportal.gov.in सिंगल विंडो सिस्टम के तहत काम करेगा, जहां नागरिक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके अंतर्गत सभी मंत्रालयों, विभागों में लोक शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। नोडल अधिकारी शिकायतों का तुरंत, निष्पक्ष और कुशलता से समाधान सुनिश्चित करेगा। इसके तहत प्रत्येक मंत्रालय, विभाग में पर्याप्त संसाधनों के साथ समर्पित शिकायत कक्ष स्थापित किए जाएंगे। वहीं प्रभावी शिकायत निवारण की समय सीमा घटाकर 21 दिन कर दी गई है। ऐसे मामलों में जहां शिकायत निवारण में अधिक समय लगने की संभावना है, नागरिकों को अंतरिम उत्तर दिया जाएगा। मंत्रालयों, विभागों में अपीलीय अधिकारियों को उप नोडल अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान है। इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि शिकायत निवारण अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट CPGRAMS पर दर्ज की जाएगी। शिकायत निवारण को लेकर यदि नागरिक संतुष्ट नहीं है तो वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ अपनी अपील को दायर कर सकता है। सरकार AI संचालित विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके नागरिक के फीडबैक का विश्लेषण करेगी। वहीं सरकारी विभागों को जन शिकायतों का निवारण अब केवल 21 दिनों के भीतर करना होगा। सरकारी विभागों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद यह निर्देश जारी किया गया। ये 10 साल पहले सरकारी विभागों को शिकायतों के निवारण के लिए 60 दिन का समय निर्धारित था। जन शिकायत के समाधान के लिए 2020 में केंद्र सरकार ने समय सीमा घटाकर 45 दिन और 2022 में 30 दिन कर दी थी। 21 दिन की नई समय सीमा के साथ अब समय सीमा 10 साल पहले की तुलना में लगभग 1/3 कर दी गई है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CPGRAMS पर सरकार को हर साल 30 लाख से अधिक जन शिकायतें प्राप्त होती हैं। सरकार इस पहल से आम नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित हो रहा है। पहले जिन मामलों को लेकर लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर थे, वहीं अब तय समय सीमा में उनकी शिकायतों को हल किया जा रहा है। ये पहल सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद अहम कदम है। देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है। सबसे ज़्यादा खराब हालात इन दिनों गुजरात के कई ज़िलों में देखने को मिल रहे हैं। गुजरात में बिगड़े हालात के बाद मुख्यमंत्री ने आपात बैठक करके हालात का जायजा लिया है और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से फ़ोन पर बातचीत की और केंद्र की ओर से हर संभावित ज़रूरत के लिए मदद की बात कही है। इस बीच में महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी हालात ख़राब हैं। ऐसे राज्यों में NDRF और SDRF की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, त्रिपुरा हो, इन जगहों पर भी कई ज़िलों में
तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। खबर पाकिस्तान से। बलूचिस्तान के मूसा खेल में वाहनों पर हुए हमले में 60 लोगों के मारे जाने की खबर है। बता दें आपको कि हमले के दौरान लोगों को वाहनों से उतारकर लोगों को गोलियों से भून दिया गया। हथियारबंद लोगों ने ट्रकों और बसों से इन्हें उतारा और इनकी आईडी चेक करके इनको निशाना बनाया। गौरतलब है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी बयान जारी किया है और पाकिस्तान सेना पर हमले का दावा किया है। उनका कहना है कि उन्होंने दर्जनों पाकिस्तान सैनिकों को ढेर कर दिया है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी खबर की। देश भर में आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, मुंबई, द्वारका समेत देश के हर शहर में बड़ी धूमधाम के साथ भगवान कृष्ण के इस पर्व को श्रद्धालु मना रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश हो, मुंबई हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, तमाम शहरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज मंदिरों में उमड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस पर्व में पूरे भक्ति भाव के साथ में लगे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने भी जन्माष्टमी के मौके पर शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि यह त्यौहार किस प्रकार से लोगों के लिए एक उल्लास के साथ में प्रधानमंत्री ने भी इस पर सभी को शुभकामनाएं दी। हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता इस वक्त देश के अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुयश हैं हमारी सहयोगी जो कि मथुरा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला मौजूद हैं दिल्ली के इस्कॉन मंदिर द्वारका से। तो वहीं दिल्ली के से ही चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बिरला मंदिर से, और हमारे सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सुयश, सबसे पहले आपका रुख करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो प्रकटोत्सव था वो एक तरीके से मथुरा और वृंदावन वो सबसे ज़्यादा धूमधाम वहीं देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। आज की तस्वीरें क्या है और आज की तैयारी क्या है, जरा उसके बारे में बताइए। आपने सही कहा, कृष्णा की ब्रज की नगरी की छटा ही अलग होती है। और बात अगर आज मथुरा की जन्मभूमि, कान्हा की जन्मभूमि की करूं तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे समय घट रहा है ना, तैयारियां भी जोर शोर से पूरी हो चुकी है और श्रद्धालुओं का जोश भी आ रहा है। यहाँ पर भी मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि जो भजन मंडली है वो भी पूरी तरीके से आ चुकी है। और आपको अगर कार्यक्रम के बारे में बताऊं तो श्री गणपति एवं नवग्रह स्थापना जो पूजन होगी वो रात्रि 11 बजे से शुरू हो जाएगी। वही 1008 पुष्प जो कमल होंगे पुष्प के एवं तुलसी दल से 11:55 पे ये पूजा उनके साथ कान्हा के साथ शुरू होगी। वहीं रात्रि 11:59 पे पट जो है बंद किए जाएंगे, क्योंकि 12 बजे के लिए प्रभु का जन्म होगा और उस वक्त पट खोले जाएंगे 12:10 तक के लिए। वहीं पर उसके बाद फिर 12:10 से 12:25 के लिए
प्रभु का अभिषेक किया जाएगा, जो कि रजत कमल पुष्प में विराजमान ठाकुर जी जो बैठे होंगे, जो कमल के बीच में, उनका अभिषेक कामधेनु स्वरूप गाय के जो मध्य में आपको जो कपड़ा है, वस्त्र है ग्रीन कलर का, हरे रंग का जो वस्त्र आपको दिख रहा है, उस वस्त्र से वो कामधेनु ढकी हुई है। और 12:25 से 12:40 तक ये रजत कमल रुद्रा अभिषेक चलेगा। 12:45 से 12:50 तक आपको बता दें श्रृंगार आरती चलेगी, और वहीं 1:55 से 2 बजे तक शयन आरती होगी। ये प्रभु के आगमन का कार्यक्रम यहाँ पर पूरी तरीके से रखा गया है, पूरी तैयारी हो चुकी है। सुरेश, आप जो बता रही हैं और भव्य तस्वीरें भी हमको साफ तौर से नजर आ रही हैं, और कान्हा की नगरी मथुरा की बात ही अपने आप में अलग है। हम आते हैं आपके पास में, हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस्कॉन मंदिर दिल्ली द्वारका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, किस प्रकार की तैयारी यहाँ पर है, क्योंकि हम जानते हैं इस्कॉन के माध्यम से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कृष्ण की भक्ति भाव को आगे बढ़ाने का जो काम है और उनका जो भाव होता है वो अपने आप में एक अलग ही होता है। आज किस प्रकार की तैयारी आप देख पा रहे हैं मुकेश? बिल्कुल आरेंद्र, इस्कॉन में जो तैयारियां वो भव्य की गई हैं, मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो है वो श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा, और हरे राम हरे कृष्णा की धुन से ये पूरा का पूरा जो प्रांगण है ये यहाँ पर श्री कृष्ण के धुन में यहाँ धुनमय हो चुका है, और यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का आने का तांता लगा हुआ है। कुछ देर बाद ही जब 12 बजेंगे तो श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा, और इस्कॉन इसके लिए जाना जाता है। आप दूर तक देखिए, जहाँ तक नजर जाएगी आपको पूरे पंडाल में श्री कृष्ण के भक्त जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस जन्माष्टमी का आनंद ले रहे हैं। और आज एक बड़ा मौका है, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म जो है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में विदेश में मनाया जाता है, तो इस तरह का कुछ हर्षोल्लास यहाँ पर भी देखने हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर प्रस्तुति दी श्री कृष्ण के लिए, उन्होंने स्पेशल गीत यहाँ पर गाए, तो एक माहौल बनाया गया है। और ये देखिए, ये जो आवाज है श्री कृष्णा धुन जो यहाँ चलाई जा रही है, बजाई जा रही है, यानी माहौल तैयार है। कुछ देर बाद और यहाँ पर उत्साह और यहाँ पर जोश देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हम लखनऊ का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लखनऊ या उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें, विकास, कान्हा के जन्म को लेकर तैयारी किस प्रकार की है, भाव क्या है, श्रद्धालुओं के मन में किस प्रकार से भक्ति भाव आज उमड़ता नजर आ रहा है, लखनऊ की खासतौर से बात करें तो? जी बिल्कुल, लखनऊ में लड्डू गोपाल के जन्मदिन को लेकर पूरी तैयारियां हैं। यहाँ पर जगह जगह झांकियां लगाई गई हैं, मंदिरों में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक 12 बजे जब लड्डू गोपाल का जन्म होगा तो पूरा वातावरण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में गुंजायमान हो जाएगा। हम अपने पीछे दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर झांकी जो लगी हुई है, यहाँ पर तमाम सारे लोग आ रहे हैं। ये पुलिस रेडियो मुख्यालय है, इसी तरह तमाम सारे जगहों पर मंदिर हो या तमाम सारे ऐसे स्थान जहाँ पर प्रांगण बनाए गए हैं, झांकियां लगाई गई हैं विशेष जगहों पर। इसके साथ साथ लखनऊ के लगभग हर घर में लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। और मनाया भी क्यों न जाए, भगवान श्री कृष्ण जो सबके प्यारे लाड दुलारे हैं, उन्होंने हर लीला की, लीलाधर कहे जाते हैं, बंसीधर कहे जाते हैं, योगेश्वर कहे जाते हैं, और बिल्कुल इन्होंने धर्म की स्थापना के लिए गीता भी दी। गीता का सार जो हमेशा ही संसार की सृष्टि जब तक रहेगी तब तक जगत कल्याण के लिए वो गीता का ज्ञान लोगों के लिए हमेशा बना रहेगा। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जीवन को कैसे जिया जाए, ये गीता में दर्शाया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो उन्हीं लड्डू गोपाल का आज जन्मदिन है, नटखट गोपाल का जन्मदिन है। मनाने के लिए उत्सव तमाम सारे लोग इंतजार कर रहे हैं जब 12 बजे और लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाए। जब वो प्रकट होंगे तो बिल्कुल खुशियों से वातावरण, पूरा वातावरण मय है, कृष्णमय है। और लखनऊ की जगह जगह हर जगह कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल कृष्णमय नजर आ रहा है पूरा देश, और वो भाव विभोर तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। बिरला मंदिर दिल्ली में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, चंद्रशेखर जोशी, उनका रुख करते हैं। चंद्रशेखर, आज झांकियां सजाई जाती हैं, कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन होता है, तो विशेष श्रृंगार की भी बात होती है, भोग भी होता है। बिरला मंदिर में किस प्रकार की आप तैयारियां देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आरेंद्र, जब से शाम करीब 6 बजे मैं यहाँ पर आ गया था, और तब के बाद लगातार हमारे कैमरामैन यहाँ के कुछ दृश्य भी आपको दिखाएंगे। तब के बाद लगातार जो भक्तजन हैं वो लगातार यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
और जो मुख्य उत्सव होगा वो रात को 12 बजे होगा, जब भगवान का जन्म होता है। तो उस वक्त के लिए भी काफ़ी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे भक्तों के लिहाज से हो या किसी तरह की कोई अराजकता ना फैले, उसके लिए जगह जगह पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कर्मी तैनात हैं और पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। लोगों में भी काफ़ी उत्साह दिख रहा है। अभी जैसे जैसे अब समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है और हम आशा कर रहे हैं कि जब रात को 12 बजेगा तब भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद होंगे और तैयारियां पूरी हैं। उत्सव का माहौल है, काफ़ी उत्साह भी है लोगों में यहाँ पर। आरेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण, एक बार जल्दी से रुक करते हैं। सुयश का हमारे साथ में मथुरा से मौजूद है। सुयश, आज अगर आपकी श्रद्धालुओं से बात हुई हो तो किस प्रकार के भाव उनके मन में, अगर कम शब्दों में आप उसको बयां कर सकें तो? श्रद्धालुओं के भाव की अगर बात कहें तो शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज ऐसे भी यहाँ लोग आए हैं, सुबह से चल नहीं सकते, आंखों से आंसू बह रहे हो। जैसे ही प्रभु के दर्शन करते हैं तो आंखों से आंसू बहने के अलावा और उनके पास दूसरे शब्द नहीं होते। वो कहते हैं हम सिर्फ एक झलक, आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगी यहाँ दिखाए, जो कतार चल रही है ना, घंटों इंतजार के बाद ये अवसर उन्हें मिलता है कि प्रभु की एक झलक ले ले। और क्योंकि व्यवस्था भी उसी तरह की गई है कि पल भर में उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है और इस व्यवस्था के बावजूद भी उनके चेहरे पे एक शिकन नहीं है। वो लगातार सुबह से 2-3 बार इंतजार कर रहे हैं। बाहर का प्रांगण भी हमने आपको दिखाया था, वहां पर वो बैठे रहे हैं और अब इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं कि जैसे ही लल्ला का जन्म होगा पूरा का पूरा ब्रज, पूरा का पूरा संसार एक बार फिर से परिपूर्णता की ओर जाएगा। और उसको यहाँ जो भक्तों के अंदर जो श्रद्धा उमड़ रही है ना, यहाँ देखिए ये जो नीचे श्रद्धालु आए हुए हैं, ये जो भक्तगण, यहाँ पर जो मंडली आई हुई है वो मंडली भी राजस्थान से आई हुई है। कान्हा को स्पेशली आज कान्हा के जन्म देश भर से और कोने कोने से तमाम श्रद्धालु आते हैं और वो तस्वीरों में सुयश बयां भी हो रहा है। और निश्चित तौर से मथुरा वृंदावन की तो बात ही अलग है और अपने आप में इस छटा को साफ तौर से देखा भी जा सकता है। बहुत शुक्रिया सुयश हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ में चंद्रशेखर भी जुड़े थे और मुकेश, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और न्यूज़ नाइट के इस सफर में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।